नमस्कार मित्रों। पहले अध्याय में आपने पंचांग के पांचों तत्वों के बारे में जाना। देखिए, ज्योतिष सीखने के लिए पंचांग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये जैसे वर्णमाला सीखने के लिए क ख ग घ बाराखड़ी इत्यादि जानना आवश्यक है, वैसे ही ज्योतिष सीखने के लिए पंचांग का ज्ञान अति आवश्यक है। इसलिए आज कुछ बातें आपको पंचांग की ओर बताएंगे। पंचांग के पांचों तत्वों के बारे में आपने जान लिया कि तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। ये पंचांग के पांचों अंग हैं। तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निर्देशनम। व्रत और पर्व, इनका निर्देशन सारा इन्हीं पांचों तत्वों के द्वारा होता है। तो तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। तिथि आपने समझ ली कि कुल 15 तिथियां होती है, कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा। अब आज हम आपको तिथि के बारे में बताएंगे कि तिथि की वृद्धि और क्षय कैसे होता है। ये मान के चलिए, कोई तिथि सूर्योदय के बाद में प्रारंभ हो रही है और अगले सूर्योदय के पहले ही वो तिथि समाप्त हो रही है, तो वो तिथि क्षय हो जाएगी। मान के चलिए, सोमवार को सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि थी और सूर्योदय के कुछ समय बाद ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई और अगले सूर्योदय से पहले अष्टमी तिथि समाप्त होकर नवमी तिथि प्रारंभ हो गई। तो कहने का अभिप्राय है, अष्टमी तिथि में कोई भी सूर्योदय नहीं हुआ, तो उस दिन अष्टमी तिथि क्षय तिथि के रूप में मानी जाएगी। और इसके विपरीत मान के चलिए, सोमवार को सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि आ चुकी थी और अगले मंगलवार को सूर्योदय में भी सप्तमी तिथि ही थी, तो सप्तमी तिथि की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि सप्तमी सोमवार को भी मानी जाएगी और सप्तमी मंगलवार को भी मानी जाएगी। इस प्रकार ये तिथि क्षय और तिथि वृद्धि होती है। व्रत पर्वों का निर्णय हमारे तिथि की दृष्टि से ही होता है। नक्षत्र आपने देख लिए, 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां नक्षत्र अभिजित, वो गौण माना जाता है। अभिजित नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र के आरंभ की 4 घटी के योग से ये 19 घटी का ही इसका भोग काल माना जाता है अभिजित नक्षत्र का। ये याद रहने की बात है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि नक्षत्र होते तो 28 हैं, 27 की ही गणना क्यों की जाती है। तो वैसे तो एक नक्षत्र का मान 60 घटी होता है, परंतु अभिजित नक्षत्र का मान केवल 19 घटी होता है। अब तीसरा आता है योग। योग मित्रों 27 होते हैं। क्रमशः आपको लिस्ट पीडीएफ में भेज दी जाएगी। विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन इत्यादि ये 27 योग होते हैं। अब बात करते हैं करण की। तो करण कुल 7 होते हैं। एक तिथि में 2 करण माने जाते हैं। करण 2 प्रकार के होते हैं, एक चर करण और एक स्थिर करण। चर करण 7 हैं: बव, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वणिज और विष्टि। इनका प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होता है, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब आएगी, प्रतिपदा आदि निकल जाएगी, तब ये प्रारंभ होते हैं। और एक महीने में इनकी 8 बार आवृत्तियां होती है। शकुनी, चतुष्पाद, नांग, किंगस्तुग्न ये 4 स्थिर करण होते हैं। इनका प्रारंभ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से होना माना गया है। अर्थात चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद, उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंगस्तुग्न करण ये सदा नियत रहते हैं, अतः इनकी स्थिर संज्ञा मानी गई है। तो आपने देख लिया 7 प्रकार के करण होते हैं। अब
करण जानने के लिए एक कोष्टक आता है, वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा। दूसरा, भद्रा का नाम आपने जरूर सुना होगा। भद्रा क्या होती है? तिथि के निर्दिष्ट भाग को भद्रा कहते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी और कृष्ण पक्ष की तृतीया, दसवीं तिथियों के उत्तरार्ध में भद्रा रहती है, ये नियत है। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष में अष्टमी, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी की तिथियों के पूर्वार्ध में भद्रा स्थित रहती है। ये थोड़ा गणित का मामला है। जैसे चंद्र स्पष्ट में भयास भोग आता है, वैसे ही भद्रा तिथि का निर्णय होता है। अब आगे चलते हैं राशि के ऊपर। देखिए, 27 नक्षत्रों से मिलकर ही राशि का निर्माण होता है। राशियां कुल 12 होती है। मेष, वृश्चिक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, मकर, कुंभ, मीन। जैसे प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 2 नक्षत्र के 8 चरण हो गए और तीसरा नक्षत्र का 1 चरण। इस प्रकार 9 चरण मिला के एक राशि का निर्माण होता है। 9 चरणों की एक राशि होती है। इनकी भी सारणी में आपको सेंड कर दूंगा। जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसका नामाक्षर का विचार किया जाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जिस भी नक्षत्र में बालक का जन्म होता है, उसी नक्षत्र के चारों चरणों में से एक चरण में जहाँ उस बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, वही उसका नामाक्षर आता है। जैसे मान के चलिए किसी का जन्म प्रातःकाल 8 बजे हुआ है सोमवार को, और सोमवार को सुबह 7 बजे अश्विनी नक्षत्र लगा है, तो अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण लगभग 6 घंटे रहता है। तो 6 घंटे के भीतर उसका जन्म हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में उस बालक का जन्म माना जाएगा। अब ये तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे चूचे, चोला, अश्विनी, लीलू, लेलो, भरणी इत्यादि, इनके नामाक्षर भी आते हैं और नक्षत्र भी आते हैं। अगर याद नहीं हो सके तो सारणी में से देख के आप किसी को भी बता सकते हैं। नक्षत्र कब प्रारंभ हुआ, उससे अनुमानतः 6 घंटे का समय आप लगा सकते हैं। लगभग 6 घंटे में प्रथम चरण रहता है, फिर 6 घंटे में दूसरा चरण, 6 घंटे तीसरा चरण, 6 घंटे चौथा चरण। ऐसे करके लगभग 24 घंटे का पूरा एक नक्षत्र चलता है। इसको ज्योतिष में घड़ी पल के गणना से माना जाता है। 24 घंटे और 60 घटी, अंग्रेजी में तो 24 घंटे बोलते हैं, और हिंदी के जो ज्योतिषीय गणित है उसमें 24 घड़ी बोली जाती है। तो लगभग एक चरण 15 घटी का होता है, तो 15 चौकू 60। इस प्रकार पूरे नक्षत्र आ जाएंगे आपके। अब इन्हीं नक्षत्रों में गंडमूल का भी विचार किया जाता है कि कोई बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है या कैसे हुआ है। तो ये आप याद कर लें, अश्विनी नक्षत्र का जो प्रथम चरण होता है वो गंडमूल नक्षत्र की गिनती में आता है, और ठीक इसके बाद वाला अंतिम जो नक्षत्र होता है रेवती, रेवती का भी जो अंतिम चरण होता है वो गंडमूल की श्रेणी में आता है। रेवती का अंतिम चरण और अश्विनी का प्रथम चरण। इसी प्रकार अश्लेखा नक्षत्र का अंतिम चरण और मघा नक्षत्र का प्रथम चरण ये गंडमूल में आता है। उससे आगे चलते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण और मूल नक्षत्र का प्रथम चरण ये गंडमूल में आता है। इस प्रकार कुल मिला के 6 नक्षत्र होते हैं। 6 नक्षत्र गंडमूल में आते हैं, परंतु चहों का केवल एक एक चरण ही गंडमूल में आएगा। ये आप विशेष ध्यान रखें। कई जो केवल पंचांग के आधार पर बताते हैं, जिनको ज्योतिष का थोड़ा कम ज्ञान होता है, कि अश्विनी नक्षत्र के किसी भी चरण में बालक का जन्म होता है तो उसे गंडमूल घोषित कर देते हैं, किंतु ये ज्योतिषीय दृष्टि से ठीक नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि आप सूक्ष्म गणित करेंगे तो केवल प्रथम चरण ही गंडमूल में आएगा। ये आप विशेष ध्यान रखें। एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
अब हम जो ज्योतिष कुंडली देखने की जो पद्धति है, देखिए कुंडली देखने के लिए राशियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति के स्वभाव की आपको परखना है कि ये जो हम कुंडली देखने जा रहे हैं उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके शरीर का रंग कैसा होगा, ये सब उसके जन्म लग्न की राशि के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए राशियों के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। आपको ज्ञान है कि मेषादि 12 राशियां होती है, तो राशियों के स्वामी का भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष राशि के स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि और अंतिम मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। जैसा इनका स्वामी होगा वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव होगा, और जैसे राशियों का रंग रूप स्वभाव होगा वैसे ही व्यक्ति का रंग रूप स्वभाव होगा। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कल की कक्षा में बताया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है आज के लिए आपको यही बहुत है। श्री राधे। अगर किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। राधे राधे।